त्रिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 28 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट पेपर भी फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे सुपर प्रदूषक माना जाता है। ओके, अभी 4 दिए हुए हैं, बताना है कि इनमें से कौन कौन से हैं जो सुपर प्रदूषक के अंतर्गत आएंगे। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, अब ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो दोस्तों ये सुपर प्रदूषक होते क्या हैं, ये सुपर प्रदूषक कहते क्या हैं, किसे कहते हैं। तो ये कोई विशेष प्रकार का प्रदूषक नहीं होता है कि बहुत अलग प्रदूषक हो। नॉर्मली ये प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो अन्य प्रदूषकों की तुलना में हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जो हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। और दूसरा क्या, दूसरा ये कि अन्य प्रदूषकों की तुलना में, ठीक है, अन्य प्रदूषकों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं ये सुपर प्रदूषक, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होते हैं अन्य प्रदूषकों की तुलना में। इसके साथ ही इन्हें जो है नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है इस सुपर प्रदूषक को नियंत्रित करना। अब ये सुपर प्रदूषक के अंतर्गत आएंगे क्या क्या, ठीक है, तो सुपर प्रदूषक के अंतर्गत आपके आएंगे जैसे भारी धातुएं हो गया, जैसे कि सीसा, कैडमियम, पारा, या फिर कोई स्थिर कार्बनिक प्रदूषक हो गया, या रेडियोधर्मी पदार्थ हो गया, या फिर जैसे आप लोग जाए पार्टिकुलेट मैटर्स हो गया, ब्लैक कार्बन हो गया आपका, क्षोभ मंडलीय ओजोन। क्षोभ मंडलीय ओजोन की बात हो रही है। देखिए, ओजोन 2 तरह के होते हैं, एक क्षोभ मंडलीय ओजोन होता है जो जिसे हम बुरा ओजोन कहते हैं, ठीक है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये क्षोभ मंडलीय ओजोन की बात हो रही है इसमें, तो इसको भी सुपर प्रदूषक के अंतर्गत रखा गया है। इसके साथ ही जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके सुपर प्रदूषक के अंतर्गत आएंगे। अब अगर बात करें इन चारों स्टेटमेंट में से, तो इन चारों स्टेटमेंट में से आपका कौन सा सुपर प्रदूषक होगा, तो मीथेन होगा। ठीक है, मीथेन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, अन्य प्रदूषकों की तुलना में ये ज़्यादा हानिकारक होता है। इसके साथ ही इसको नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो आपका अब सिर्फ एक ही है जो इसमें इन चारों में से जो सुपर प्रदूषक के अंतर्गत आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, केवल 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की घोषणा की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होती है। दूसरा, पेंशन को मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाएगा। तीसरा, यह योजना कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले उसकी पेंशन के 60% के बराबर एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान करती है। बताना है कितने कथन आपके सही हैं। ओके, तो दोस्तों अगर एकीकृत पेंशन योजना की बात करें तो इसमें दिया है पहला स्टेटमेंट कि यह न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होती है। तो 15 वर्ष नहीं बल्कि 10 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 10 वर्ष की सेवा वाली केंद्र सरकार, न्यूनतम 10 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होती है एकीकृत पेंशन योजना। तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो गया। दूसरा आपका सही है कि पेंशन को जो है मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाएगा। ठीक है, यानी मुद्रास्फीति के साथ समायोजित करके पेंशन प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है। और तीसरा भी सही है कि यह योजना जो है कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन के 60% के बराबर एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान किया जाएगा। तो एक कथन गलत था आपका। कितने कथन सही हुए, केवल 2 कथन सही हुए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट। उन्हें आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है। उन्हें तैलचित्र और यथार्थवादी जीवन अध्ययन की पश्चिम कला में निपुणता प्राप्त थी।
उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं के विषयों पर आधारित चित्रों में रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय महाकाव्यों के प्रकरणों को चित्रित किया। 1904 में ब्रिटिश सम्राट की ओर से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने उन्हें कैसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां दमयंती का हंस से बात करती हुई, शकुंतला दुष्यंत की तलाश में है। ठीक है, तब बताना है कि उपयुक्त परिच्छेदिका किस व्यक्तित्व का सर्वोत्तम वर्णन किया है। ठीक है, उपयुक्त परिच्छेदिका में किस व्यक्तित्व का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग ध्यान दे लीजिए, उसके बाद फिर आंसर करिए। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिए। आधुनिक भारतीय कला का जनक, आधुनिक भारतीय कला का जनक किसे कहा जाता है, बताएं दोस्तों। आधुनिक भारतीय कला का जनक जो है राजा रवि वर्मा जी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर पूरी परिच्छेदिका है ये किसके बारे में बता रहा है, तो राजा रवि वर्मा के बारे में बता रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के निष्कर्षों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे बड़ा वनावरण है, किसमें सबसे बड़ा वनावरण है ये बताना है आपको। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से किस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में होता है और भारतीय राज्य पंजाब से होकर प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी कौन सी नदी है, ठीक है, सिंधु नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है, ठीक है, जिसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश में होता है और भारतीय राज्य पंजाब से होकर प्रवाहित नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों, तो चिनाब नदी है। ये बारालाचा दर्रे से होकर निकलती है। ठीक है, और ये पंजाब से होकर प्रवाहित नहीं होती है। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो आपका राइट आंसर निकल के आ गया चिनाब नदी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर घाटी में जबरन श्रेणी पर अवस्थित है। दूसरा, कांगड़ा घाटी उत्तर में धौलाधर श्रेणी और दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित है। तीसरा, कुल्लू घाटी रावी नदी के ऊपरी भाग में अवस्थित है। चौथा, सियाचिन ग्लेशियर जो है नुब्रा नदी का स्रोत है जो नुब्रा घाटी से होकर प्रवाहित होती है। बताना है कि कितने कथन आपके सही हैं। ओके, चलिए, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर घाटी में एक जबरवंश श्रेणी है, इसी पर अवस्थित है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और कांगड़ा घाटी की बात करें तो कांगड़ा घाटी उत्तर में धौलाधर श्रेणी और दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन तीसरा कह रहा है कि कुल्लू घाटी जो है रावी नदी के ऊपरी भाग में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि कुल्लू घाटी जो है व्यास नदी के ऊपरी भाग में स्थित है, न कि रावी नदी के ऊपरी भाग में। तो यहाँ पे आपका तीसरा गलत हो गया। चौथा जो है सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी का स्रोत है जो नुब्रा घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो चौथा आपका स्टेटमेंट सही है। तो पूछा था कि कितने कथन सही हैं आपके, तो 3 कथन सही हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आज मैं ग्रुप में टेस्ट नंबर 32 शेयर करूंगी। ठीक है, टेस्ट नंबर 32 को आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका स्कोर बताना है। ठीक है, आप लोग को इसका स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कि आज शायद दीपक जी ने बताया है, उनका लगभग 60 क्वेश्चन सही है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम तक और भी बढ़ सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करिए और फिर यही जितना मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ आप लोग को लगाना है। ठीक है, और दिमाग ठंडा करके एकदम शांत होकर के टेस्ट पेपर लगाना है। कोई डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं कि मेरा पता नहीं सही होगा कि गलत होगा, आज सही होगा या फिर आज गलत हो रहा है। तो मे भी अगर ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहें तो अगली बार आपसे गलती नहीं होगी। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप में सुधार कैसे होगा। ठीक है, तो शुरुआत करिए, भले ही आपका गलत से शुरुआत हो रहा है, आप गलती कर रहे हो, तो यही गलती आप सुधारोगे तभी तो आप सही करोगे। ठीक है, बहुत सारे लोग यही सोच के करते हैं कि जिस दिन हम पूरा पढ़ लेंगे सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर टेस्ट पेपर लगाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, साथ में अपना PYQs लगाते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। ये मत सोचिए कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब टेस्ट पेपर लगाएंगे, तो कभी ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, जब टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपके अंदर और भी ज़्यादा
अंदर से इच्छा होगी कि मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा और फिर रिवीजन करूंगा, ठीक है। जहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अगली बार जब आप पढ़ेंगे ना उस टॉपिक को, तो फिर आपके अंदर और ज़्यादा उत्साह पैदा होगा कि अच्छा वहाँ पे मैंने ये गलती की थी, अब देखो यहाँ पे मैं इसको पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ टेस्ट भी नहीं लगाना है, सिर्फ रिवीजन भी नहीं करना है, दोनों काम करना है। ओके, तो शुरुआत करिए, ठीक है। देर आएगा दुरुस्त आएगा, लेकिन बस आपको शुरुआत करना है। हर कोई स्टार्टिंग में ज़ीरो से ही शुरू करता है, अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, शुरुआत नहीं करेंगे, तो आपके अंदर गलतियों का पता कैसे चलेगा। अगर आपको अपनी गलतियों को जानना है कि आप कहाँ गलती करते हो, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ चलिए, और PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे टेस्ट पेपर शेयर कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, इसलिए कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बासन शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले अपर्वतीय बेसिन होते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है अपवाह बेसिन स्थलाकृतियां हैं जो शुष्क क्षेत्रों में पवन अपरदन द्वारा निर्मित होते हैं। तीसरा, डेमोइसिल कठोर और दुर्बल शैल परतों के विभेदी अपरदन के कारण निर्मित शैल स्तंभ हैं जो दुर्बल शैलों के ऊपर प्रतिरोधक संरचना के रूप में खड़े होते हैं। बताना है कितने कथन आपके सही हैं। तो दोस्तों, बाल्सन जो है, ये बाल्सन शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले अंतर पर्वतीय बेसिन होते हैं। तो आपका पहला सही है, जैसे आपका पेडमिंट हो गया, बजादा हो गया, पलाया हो गया, ये सभी। दूसरा देखिए तो अपवाहन बेसिन जो होती हैं, ये अपवाहन बेसिन स्थलाकृतियां होती हैं जो शुष्क क्षेत्रों में पवन अपरदन द्वारा निर्मित होते हैं। तो अपवाहन बेसिन किससे निर्मित होते हैं? पवन अपरदन द्वारा शुष्क क्षेत्रों में। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और डेमोइसोल जो होते हैं ये कठोर और दुर्बल, यानी कि जो मजबूत चट्टानें होती हैं और कुछ कमजोर चट्टानों से मिलकर बनता है ये, यानी कि पवनों द्वारा क्या किया जाता है, पवनों के अपरदन द्वारा जो कमजोर चट्टानें होती है ना, इसका अपरदन कर दिया जाता है। जो कठोर चट्टानें होती हैं वो अपने स्थान पे अडिग रहता है, जिससे एक स्थलाकृति बनती है जिसको डेमोइसिल कहते हैं, ठीक है, डेमोइसिल कहते हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि ये जो है दुर्बल शैलों के ऊपर प्रतिरोधक संरचना के रूप में खड़े होते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व पुनरुद्धार फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। दूसरा, नमामि गंगे कार्यक्रम को विश्व पुनरुद्धार फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता दी गई है। पूछा है कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट देखिए, जब भी मैंने बोला कि जब भी कोई संस्था का नाम देते तो अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है। तो इसका IUCN द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसको नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है UNEP द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। तो UNEP और FAO द्वारा। तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंपनियों द्वारा वर्तमान में स्वेट इक्विटी जारी करने के समर्थन में सर्वाधिक तार्किक विचार है, ठीक है। स्वेट इक्विटी, ये क्या है स्वेट इक्विटी? तो सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए जो बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ओके। अब इस कंपनी में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो बहुत मेहनत से काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, अपनी जो इक्विटी है, अपनी इनको लाभांश के रूप में रुपए नहीं देती है, वेतन नहीं देती है, बल्कि अपने लाभांश के रूप में या फिर तो गिफ्ट के तौर पर अपनी कंपनी का इक्विटी दे देती है, जिससे कि ये जो कर्मचारी है ना, इन कर्मचारियों को इस कंपनी का ऐसा लगे कि इनको भी कुछ मालिकाना हक मिल गया है, तो ये और अच्छे से काम करे। तो इनको मतलब एक तरह से रिवॉर्ड दिया जाता है अपनी कंपनी का। जब कोई कंपनी जो है अपनी कंपनी की इक्विटी जो है अपने कर्मचारियों को, सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को दे देता है, तो इसको स्वेट इक्विटी, ठीक है, स्वेट इक्विटी कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि आधार मूल्य पर GVA में उत्पादन कर अपवर्जित होता है, ओके। दूसरा कह रहा है कि उत्पादन सब्सिडी शामिल होता है, ओके। दूसरा कह रहा है कि साधन लागत पर GVA में कोई कर शामिल नहीं होता है।
और इसमें कोई सब्सिडी अपवर्जित नहीं होती है। तीसरा कह रहा है कि बाजार मूल्य पर जीडीपी में उत्पादन कर और उत्पाद कर दोनों शामिल होते हैं तथा इसमें उत्पादन सब्सिडी और उत्पाद सब्सिडी अपवर्जित होती है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट देखिए आप लोग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आधार मूल्य पर जीवीए में उत्पादन कर अपवर्जित होता है तो अपवर्जित नहीं होता है। और आगे कह रहा है कि उत्पादन सब्सिडी शामिल होती है तो उत्पादन सब्सिडी शामिल नहीं होती है। तो यहाँ पे ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाता है। उत्पादन कर इसमें शामिल होता है और उत्पाद सब्सिडी शामिल नहीं होता है। और बाकी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 और 3। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वेज स्पाइरल अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये वेज स्पाइरल अवधारणा किससे संबंधित है? आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ये लागत प्रेरित मुद्रास्फीति है। यानी इसमें क्या है कि जैसे मान लो मेरे बच्चे, मैं कोई एग्जांपल देना चाह रही हूँ। जैसे मान लो कि पेट्रोल है, पेट्रोल अगर कच्चा माल अगर क्रूड ऑयल महंगा हो जाए, ठीक है, तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा। पेट्रोल की वजह से बहुत सारी अन्य चीज़ें भी परिवहन लागत की वजह से महंगी हो जाएंगी। तो यानी कि जो कॉस्ट, जो लागत जुड़ रहा है, ठीक है, जो लागत लग रहा है उस लागत को ऐड किया जाएगा अंतिम मूल्य में। तो इससे क्या होगी कि वो जो वस्तु होगी वो भी महंगी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मांग जनित लागत जनित प्रेरित मुद्रास्फीति ही जो है आपका वेज स्पाइरल अवधारणा कहलाएगा। ठीक है, चलिए, यानी लागत बढ़ेगा तो फिर लागत प्रेरित मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। उपर्युक्त मुद्राओं को एसडीआर बास्केट में प्रत्येक मुद्रा को प्रदत्त लाभांश के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार गूगल पे सर्च करके पढ़ेंगे। आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ से संबंधित है एसडीआर। ठीक है, एसडीआर में किस देश को कितना कोटा प्राप्त है, यानी कि किस देश का कितना योगदान है, किस देश की मुद्रा का कितना योगदान है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए, अगर हम इसके बढ़ते क्रम में बात करें तो एसडीआर में किस मुद्रा की सबसे ज़्यादा योगदान है, बताएं? जिसमें आपका पहले नंबर पे आएगा अमेरिकी डॉलर। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम लोग इस हिसाब से बात करेंगे, बाद में फिर इसको उलट देंगे। तो बढ़ते क्रम में नहीं, अभी हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा अमेरिकी डॉलर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा यूरो यानी कि 4th। उसके बाद फिर आपका आएगा चीनी रेनमिंबी यानी 5वां। उसके बाद फिर आपका आएगा जापानी येन 2रा। फिर लास्ट में बचा आपका पौंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? अमेरिकी डॉलर का, फिर एसडीआर फिर आपका यूरोपीय यूरो का, तीसरे नंबर पे चीनी रेनमिंबी का, चौथे नंबर पे जापानी येन का और 5वें नंबर पे पौंड स्टर्लिंग का। तो जब इसको ये क्या था, ये आपका घटते क्रम में था। तो अब इसको अपोजिट कर दीजिए। तो अपोजिट करेंगे तो तीसरा, दूसरा, 5वां, चौथा, पहला, ये आपका क्रम बन जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपका तीसरा, दूसरा, 5वां, चौथा, पहला। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि वैदिक काल में स्तूप शवों के ऊपर बनाए गए टीलों को संदर्भित करते थे। दूसरा, सिकंदर के आक्रमण के बाद स्तूपों पर यूनानी कला का प्रभाव पड़ने लगा। तीसरा, शुंग वंश ने स्तूपों में तोरण की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो स्तूप आप लोग को पता होगा कि बौद्ध धर्म में स्तूप बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पे सभी बौद्ध भिक्षुएं जो है आकर के यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये स्तूप, क्या आपको क्या लगता है कि ये स्तूप बौद्धों में आकर के प्रचलित हुआ, ये बौद्धों ने शुरू किया सर्वप्रथम? तो नहीं, इसका उल्लेख जो है, स्तूप शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट के तौर पे एग्जाम में दे देता है, तो वहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। तो पहले क्या होता था कि जो राजा औजा थे वो अगर मर जाते थे, मतलब उनकी डेथ हो जाती थी, तो
उनकी बॉडी के ऊपर कुछ इस तरह से मिट्टी का ढेर रख दिया जाता था, ठीक है। कुछ जगहों पे ही प्रचलित थी, बहुत व्यापक तौर पे नहीं था, ठीक है। तो यही जो है यानी कि एक तरह से शव को दफनाने के लिए स्तूप का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, कि शव के ऊपर जो है स्तूप बना दिया जाता था, मिट्टी का एक टीला बना दिया जाता था। लेकिन जब बौद्ध धर्म में आते हैं मौर्य बौद्ध काल में, तो फिर बौद्ध भिक्षुओं ने इसका व्यापक तौर पे प्रयोग किया अपने धर्म में, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और जब सिकंदर के आक्रमण के बाद स्तूपों पर यूनानी कला का प्रभाव पड़ा, बिल्कुल जब सिकंदर का आक्रमण हुआ उसके बाद भाई भारत का यूनानियों से संपर्क बना, तो बहुत सारे सामाजिक उन लोग का आपस में व्यापार वाणिज्य शुरू हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए, तो स्तूपों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, तो पड़ा भी है। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंशों ने जो है स्तूपों में तोरण की शुरुआत की थी। तोरण द्वार जो होता है, आप लोगों ने आर्ट एंड कल्चर की क्लास की होगी, ठीक है, मेरी क्लास मैराथन क्लास चली थी, तो स्तूप को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है कि स्तूप का ये जो पोर्शन होता है अंड कहलाता है, ऊपर की जो पोर्शन होती है छत्रावली और फिर हर्मिका होती है, और इसमें कुछ तोरण द्वार होते हैं जो मतलब स्तूप के चारों ओर वेदिका होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रवेश करने के लिए जो प्रवेश द्वार बने होते हैं इसी को तोरण द्वार कहते हैं, ठीक है, यही तोरण होता है। तो इसको शुरू किसने किया था? तो शुंगों ने शुरू किया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह भुगतान संतुलन के किसी भी अल्पकालिक दबाव से निपटने के लिए समर्थन प्रदान करने का प्रस्ताव करता है। दूसरा, यह ब्रिक्स के अंतर्गत एक वित्तीय तंत्र है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो ये आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था क्या है दोस्तों? तो आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था क्या है कि भुगतान संतुलन, अगर मान लो भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे में ये जो दबाव पड़ता है कुछ समय के लिए, तो इससे निपटने के लिए आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था का व्यवस्था की गई है कि ये जो है समर्थन प्रदान करेगा इस अल्पकालिक दबाव से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और ब्रिक्स के अंतर्गत एक वित्तीय तंत्र है, इसके साथ ही इंडियन यहाँ पे दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि को राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय निकायों के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है, ओके। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसे पंचायतों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे, पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि को राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, यहाँ पे तो आपका स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो इसमें कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार इसे स्थानीय निकायों के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं, 73वें संविधान संशोधन में केवल पंचायत से रिलेटेड मामलों पर, ठीक है, पंचायत से रिलेटेड मामलों के लिए इसको अधिकार प्राप्त होता है। इसके साथ ही जो है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा भी किया गया है, यानी कि आर्टिकल 243 के जो कि पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, और आर्टिकल 243 ZA ये नगर पालिका से संबंधित प्रावधान करता है, यानी कि नगर पालिका में राज्य निर्वाचन आयोग 243 ZA, और अगर ग्राम पंचायत में अगर बात करें तो 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा। 73वें संविधान नहीं, 74वें संविधान संशोधन भी इसमें होना चाहिए था, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। तीसरा सही है कि नामावली जो है कौन तैयार करेगा पंचायतों के निर्वाचन के लिए? तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है। तो पहला और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तो मानव श्वसन तंत्र में उपास्थि के वलय का मुख्य कार्य क्या होता है? मानव श्वसन तंत्र में उपास्थि के वलय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये वायु मार्ग को निपतित होने से रोकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए,
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका उद्देश्य भारत के सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना है। दूसरा, इसके तहत वर्ष 2025-26 तक पार्टिकुलर मैटर यानी कणिकीय पदार्थ की सांद्रता में 20 से 30% की कमी की परिकल्पना की गई है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट देखिए। तो पहला कह रहा है कि इसका उद्देश्य भारत की सभी राज्यों में नहीं बल्कि कुछ गिने चुने राज्यों में, जो मेनली जो बहुत बड़े शहर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगभग 24 या 25 राज्य हैं समथिंग, इतने ही राज्यों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम संचालित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि इसके तहत 2025-26 तक पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता को 20 से 30% की कमी नहीं बल्कि 40% की कमी करने की परिकल्पना की गई है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सही है। ओके, अगला देखिए, भारतीय कार्बन बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय कार्बन बाजार के लिए विनियामकीय ढांचा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निर्धारित स्थापित किया गया है। दूसरा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन ICM की देखरेख के लिए किया गया। ICM मतलब भारतीय कार्बन बाजार की देखरेख के लिए किया गया था। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय कार्बन बाजार की विनियामकीय ढांचा, इसकी भारतीय कार्बन बाजार का विनियामकीय ढांचा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। पहली बात तो भारतीय कार्बन बाजार, ठीक है, इसकी स्थापना जो है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित किया गया है। और इसका विनियामकीय ढांचे की बात करें तो ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत विनियामकीय ढांचा को स्थापित किया गया। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से सुनिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय कार्बन बाजार को स्थापित किया गया ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत, ठीक है, और इसके विनियामकीय ढांचा को स्थापित किया गया ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत। यहाँ पे दिया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, तो यहाँ पे पहला आपका गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन ICM की देखरेख के लिए किया गया है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बड़े जो सचिव होते हैं या फिर अन्य जो बड़े अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी, उनकी अध्यक्षता में किया गया। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में प्रचलित धार्मिक संप्रदायों के संदर्भ में राजागिरी या हेमावती का सिद्धार्थ का संप्रदाय संबंधित है। ठीक है, तो पूछा क्या है कि ये जो संप्रदाय है ये किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? तो ये सभी संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ओके, पूछा क्या है कि उपरोक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस संगठन के बारे में चर्चा की गई है? ठीक है, किसके बारे में चर्चा की गई है, एक बार पहले हम पूरी बात पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, तो इस कह रहा है कि इसकी स्थापना 1867 में हुई। तो ये पजल है, अब आपको इसको सही पजल को सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य सरकार और लोगों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हुए जनता की शिकायतों को दूर करना और सामाजिक सुधारों का समर्थन करना था। तीसरा, MG रानाडे, GV जोशी, SH चिपलुंकर इससे जुड़े हुए थे। चौथा कह रहा है कि इसने शिक्षा को बढ़ावा देने और हाशिए पर जीवन यापन करने वाले समुदायों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। अच्छा, इस तरह तो बहुत सारे संगठन हैं जिसने शिक्षा को बढ़ाने के लिए काम किया, जो हाशिए पर जीवन यापन करने वाले समुदाय थे उनको सशक्त करने के लिए प्रदान, बहुत सारे ऐसे संस्था थे। तो आपको इधर नहीं ध्यान देना है, आपको ध्यान किस पर मेनली देना है? एक तो ये
कि जो सदस्यों का नाम दिया है एम.जी. रानाडे, जी.वी. जोशी और एच.एस. चिपलूंकर, ये किससे संबंधित है, किस संगठन से, और इसकी स्थापना 1867 में हुई थी और ये एक सेतु के रूप में काम कर रहा था सरकार और लोगों के बीच। तो ये ऐसी कौन सी संस्था हो सकती है? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, फिर आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो एम.जी. रानाडे किस संगठन से संबंधित है? अगर इस बेसिस पे आप आंसर करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, भारत में ग्रीष्म ऋतु यानी मार्च से जून के दौरान पश्चिमी तट पर तापमान पूर्वी तट की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहा है कि पश्चिमी तट पर तापमान अपेक्षाकृत कम होती है पूर्वी तट की तुलना में, यानी पूर्वी तट का तापमान ज़्यादा होता है और पश्चिमी तट का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। ऐसा, इसका कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण बस एक ही है, एक ही नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है प्रचलित पछुआ पवनों के कारण जो है आप लोग देखेंगे कि प्रचलित पछुआ पने जो है आप लोग देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, तो जो भारत का पश्चिमी पूरा रीजन है, यहाँ पर अक्सर देखेंगे आप लोग वर्षा होती है, यहाँ के तापमान को और ज़्यादा नीचे गिरा देती है। तो इसी की वजह से आप लोग देखेंगे कि भारत का जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर अपेक्षाकृत पूर्वी तट की तुलना में तापमान थोड़ा कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पछुआ पवनों का थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, इस वजह से। चलिए अगला देखिए, पछुआ पवनों के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है टेस्ट सीरीज के ही प्रोग्राम में। ठीक है, तो पुराने अगर आप लोगों ने क्लासेस देखी होंगी तो आप लोग को पता चल जाएगा, और अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो पछुआ पवनों के बारे में डिस्कस करने का मतलब है कि 15 से 20 मिनट इसी पर आपका क्लास चलेगा, तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि अब क्योंकि टाइम कम है तो फटाफट टेस्ट पेपर भी लगा लेते हैं आप लोगों का, और इसके बाद आप लोग मैराथन क्लास कर लो, आरजी सर की ज्योग्राफी की मैराथन क्लास कर लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत कुछ बताऊंगी तो आधा अधूरी चीज़ें ही बता पाऊंगी टेस्ट सीरीज की क्लास में, और अगर आप डिटेल में पढ़ लोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग आरजी सर की क्लास करिए। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे तो अगली बार डाउट थोड़ा कम रहेगा। खनिज धातु दिया हुआ है, खनिज या धातु दिया हुआ है, बताना है कि इसके प्राकृतिक स्रोत कहाँ पे ये 80% से ज़्यादा पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बेहतरीन सवाल है ये। तो क्रोमाइट की बात करें तो क्रोमाइट 80% से ज़्यादा क्रोमाइट आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा, तो पहला सही है। निकल जो है ये आपको झारखंड में नहीं, 80% से ज़्यादा प्राकृतिक स्रोत आपको निकल का ओडिशा में देखने को मिलेगा, झारखंड में नहीं, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। चांदी आपको राजस्थान में देखने को ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यानी कि 80% से ज़्यादा तो चांदी राजस्थान में पाया जाता है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका पूछा है कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा। अगला देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा साल्विनिया मोलेस्टा संबंधित है। ये साल्विनिया मोलेस्टा क्या है मेरे बच्चे, बताएं। तो दोस्तों ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यधिक जोखिम उत्पन्न करने वाले आक्रामक जलीय फर्न से संबंधित है। तो ये साल्विनिया मोलेस्टा क्या है, एक आक्रामक जलीय फर्न है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, उप प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस पद का उल्लेख नहीं है। दूसरा, इसे संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त किया जाता है। तीसरा, वरीयता के आधिकारिक क्रम में उप प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के ऊपर स्थान दिया गया है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट देखिए, तो पहला स्टेटमेंट उप प्रधानमंत्री के संदर्भ में क्या कह रहा है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस पद का उल्लेख नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि उप प्रधानमंत्री के संदर्भ में आप देखेंगे कि अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं किया गया। एक तरह से ये परंपरा चली आई थी उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, ठीक है, जो कि अब नहीं देखने को मिलता है। पहले ऐसा था
तो यहाँ पे संविधान में उल्लेख नहीं है इस पद का, लेकिन ये पारंपरिक तौर पे ऐसा होते आया है। वो है तो पहला स्टेटमेंट सही है। और संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्ति किया जाता है। जैसे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है वैसे इनकी भी नियुक्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कि अपने आप कोई इंसान आया और बोला कि मैं उप प्रधानमंत्री हूँ, तो इसकी भी नियुक्ति की प्रोसेस है, लेकिन स्पेशली इस शब्द के लिए यानी कि उप प्रधानमंत्री पद के लिए कोई उल्लेख नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम अनुच्छेद 75 के तहत इसकी नियुक्ति हो रही है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, स्पेशली उप प्रधानमंत्री पद के लिए कोई उल्लेख नहीं है। जैसे राष्ट्रपति के लिए आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, किस तरह की अर्हता है, किस तरह का कितना कार्यकाल होगा, ठीक है, किस तरह की शक्तियां प्राप्त है। प्रधानमंत्री के बारे में आप पढ़िए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जो है प्रॉपर एक संविधान में इनके बारे में प्रॉपर वर्णन है, ठीक है। आपको प्रॉपर प्रावधान देखने को मिलेगा संविधान में, लेकिन उप प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है संविधान में, ठीक है। तो यहाँ पे बस अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त किया जाता है, लेकिन इस तरह के पद के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और वरीयता के आधार पे बात करें तो वरीयता के आधार पे इनका क्रम जो है उप प्रधानमंत्री का केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों से ऊपर का स्थान इनको दिया गया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों से ऊपर का स्थान इनको प्राप्त है उप प्रधानमंत्री का, ठीक है। यानी कि मंत्रियों जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं, ये इन मंत्रियों से भी ऊपर का इनको स्थान दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित राज्यों को भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में उनकी वोटों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। राज्यसभा में बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में उनके सीटों की संख्या के आधार पर राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किस क्रम में? अवरोही क्रम में। और राज्यसभा में उनकी सीटों के आधार पर। तो महाराष्ट्र को जो है कितनी सीटें मिली है राज्यसभा में? 19 सीटें, ठीक है। पश्चिम बंगाल को 16, तमिलनाडु को 18, कर्नाटक को 12। तो जब ऐसे क्रम बनाएंगे तो इसका क्रम क्या बनेगा मेरे बच्चे? 1 3 2 4। अगला देखिए, उमंग यानी कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा विकसित किया गया है। ओके। दूसरा कह रहा है कि ये भारतीय नागरिकों को, बहुत ही इसको ध्यान से पढ़िएगा, जो नहीं भी, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, तो वो भी एक आइडिया लगा करके आंसर कर सकते हैं। जैसे दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, तो ये कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को स्थानीय निकायों को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकारों की ई गवर्नेंस संबंधी सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने हेतु एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है, ठीक है। एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है। तो क्या आपको लगता है कि स्थानीय निकायों को छोड़ दिया जाएगा? स्थानीय निकाय भी तो इसमें शामिल होंगे। सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार की ई गवर्नेंस संबंधी सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए इसे एकीकृत मंच प्रदान करता है। तो क्या स्थानीय निकाय शामिल होंगी? तो बिल्कुल होंगी। इसमें कह रहा है कि स्थानीय निकायों को छोड़कर, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका? गलत हो जाता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो आप देखिए एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो आपका अपने आप ही आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलिए एक बार हम लोग तब भी पढ़ लेते हैं। तो ये उमंग क्या है? उमंग एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूज़ एज गवर्नेंस एक ऐप है। इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तथा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा, दोनों द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट तो आपका गलत ही था। और इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, एनआरआईज और विदेश में भारतीय पर्यटकों को चयनित देशों में भारत सरकार की सेवाओं का किसी भी समय लाभ उठाने में मदद करता है। यानी चाहे फिर एनआरआई हो या छात्र हो, भारतीय छात्र जो विदेशों में रह रहा हो, तो इस ऐप के माध्यम से वो ई गवर्नेंस का लाभ उठा सकता है, ठीक है। भारत सरकार की सेवाओं का किसी भी समय लाभ उठा सकता है। तो आपका 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
अहिल्याबाई होलकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इन्हें दार्शनिक रानी के नाम से जाना जाता था। ये मालवा साम्राज्य की रानी थी। दूसरा कथन कह रहा है कि इन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया था और आम लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए सार्वजनिक सभाएं की। तीसरा कह रहा है इन्होंने धर्म के संदेश का प्रसार करने और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथा कह रहा है कि इनका सबसे उल्लेखनीय योगदान 1780 में काशी विश्वनाथ की मरम्मत और उसका नवीनीकरण करना था। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों, रानी अहिल्याबाई की अगर बात करें, अहिल्याबाई होलकर की बात करें, तो इनको दार्शनिक रानी के नाम से भी जाना जाता था और ये मालवा साम्राज्य की राजधानी मालवा साम्राज्य की रानी थी। इन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया था, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा भी स्टेटमेंट सही है कि इन्होंने औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, धर्म के संदेश का प्रसार करने और इन्होंने धर्म के संदेश का प्रसार भी किया था। और इसके साथ ही काशी, मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर की मरम्मत कराई थी। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, बजटेतर आधार, यानी कि इंग्लिश में जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़े मेरे बच्चे, तो इंग्लिश टर्म ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऑफ बजट बोरोइंग, यहाँ पे लिख रहा है बजटेतर उधारी, तो ऐसा शब्द दे देगा कि आपके होश ही उड़ जाएंगे एग्जाम में। एक तो एग्जाम में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है और दूसरा हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसा शब्द दे देता है ना कि बच्चे पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो जब भी एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े या फिर साइंस टेक पढ़े, तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, हिंदी मीडियम के साथ बहुत धोखा होता है। अब क्वेश्चन आप देखेंगे ज्योग्राफी में समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल या ताप मंडल, इन सबको इंग्लिश में दे देता है। इंग्लिश में सभी वर्ड्स दे देगा, क्षोभ मंडल को या समताप मंडल को। तो ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोपोज, ऐसा शब्द दे देगा कि आप लोग को लगेगा यार हमने क्या पढ़ा है। जो जिन लोगों ने कभी जो इंग्लिश पर ध्यान नहीं देते, इंग्लिश टर्म्स पे, या फिर जैसे रिट हो गया, तो रिट में परामादेश वगैरह है, प्रतिक्षेपण, उत्प्रेषण वगैरह, तो वहाँ पे इंग्लिश टर्म दे देगा। अब भाई हिंदी मीडियम वाला है, हिंदी मीडियम, एक तो हिंदी मीडियम चलो ठीक है, अब कंटेंट पर ध्यान देगा या हिंदी इंग्लिश वर्ड मीनिंग पर ध्यान देगा? तो हिंदी मीडियम वालों के साथ बड़ा धोखा होता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन यही होता है कि इंग्लिश में क्या होता है, वो एग्जाम में क्या होता है कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है ज़्यादातर, तो बच्चे क्या होते हैं कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। अब जैसे इंग्लिश में कोई टर्म दे दिया, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को पता है कि इस शब्द का क्या अर्थ होगा, ठीक है, क्योंकि बचपन से वो इंग्लिश पढ़ते आए हुए हैं, तो उनको ये चीज़ पता होता है कि इसका अर्थ क्या होगा। अब इस अर्थ के बेसिस पे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर हो सकता है। अब हिंदी मीडियम वालों को इस शब्द का अर्थ ही नहीं पता है कि अच्छा इसको कहेंगे क्या, तो इस बेसिस पे आंसर क्या निकालेंगे, उनके लिए तो बिल्कुल नया ही रहेगा ना, तो ऐसा हो जाता है। और हिंदी शब्द भी ऐसा देगा कि भाई नॉर्मली हम लोग सुने नहीं रहते हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे शब्द नहीं सुने रहते हैं, तो भयानक ही शब्द देता है। जब भी हिंदी ट्रांसलेट, इन लोग गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हैं, तो एकदम देवनागरी लिपि में एकदम भयानक वाला हिंदी शब्द देगा। तो आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद करना है, ठीक है, ताकि आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको अच्छे से। तो ऑफ बजट बोरोइंग के संदर्भ में पहला कथन दिया है कि इन उधारियों को सरकार के कुल ऋण में जोड़ा जाता है। दूसरा, ये ऐसी वित्तीय देयताएं हैं जिनके लिए संपूर्ण मूलधन और ब्याज की चुकौती सरकारी बजट से की जाती है, यानी कि जो ब्याज है, ब्याज को चुकाया जाता है सरकारी बजट के माध्यम से ही। ठीक है, मूलधन और ब्याज धन की बकाया जो है इसको कौन चुकाएगा, तो सरकार जो है अपने बजट से ही करती है, लेकिन इसको बजट में नहीं ऐड किया जाता है, राजकोषीय हिस्सा नहीं माना जाता है इसको। ठीक है, इसको राजकोषीय घाटा का हिस्सा नहीं माना जाता है, जो कि माना जाना चाहिए। अब इसका क्या है, ये ऑफ बजट बोरोइंग बता देते हैं। जैसे मान लो कोई सरकारी उपक्रम है, ठीक है, अब इसको ऋण की ज़रूरत है, तो ये ऋण डायरेक्ट ये सरकारी उपक्रम नहीं लेता है। सरकार जो है, सरकार क्या करेगा, सरकार ऋण लेगा, ठीक है, और जो ऋण लेगा वो ऋण जो है लेकर के इस सरकारी उपक्रम को दे देगा। वैसे तो ये ऋण जो है इसके एक तुलन पत्र होता है, बैलेंस शीट होता है, इस तुलन पत्र में ये अपने ऋण को लिखेगा। ठीक है, ठीक है, इस सरकारी उपक्रम में ये सरकारी उपक्रम जो है ये ऋण
जो सरकार इसको देगी ले करके, तो इस तुलन पत्र में ये अपने बैलेंस शीट में इसको लिखता है सरकारी उपक्रम। लेकिन सरकार देखिए, अब यहाँ पे क्या पॉइंट आ जाता है कि सरकार जो है, भाई ऋण तो सरकार ले रही है, ठीक है, ऋण कौन ले रहा है, सरकार ले रही है, ठीक है। अब इस ऋण को मूलधन के साथ, मूलधन और ब्याज दोनों कौन चुकाता है, तो ऋण का चुकता कौन करता है भाई, ठीक है, सरकार ही करती है। ऋण ले भी कौन रहा है, सरकार ले रहा है, और इस ऋण की अदायगी कौन करता है, तो सरकार ही करती है। और लेकिन इस ऋण का फायदा किसको मिलता है, तो सरकारी उपक्रम को मिलता है, और ये अपने बैलेंस शीट में भी इसको लिखता है। और गवर्नमेंट जो है अपने इसको, इस लिए हुए ऋण को अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाता है। अब बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये सरकार जो ये ऋण ले करके जो ब्याज अदा करती है, जो मूलधन वापस करती है, वो राजकोषीय हिस्से से ही तो देती है, भारत के पैसे से ही तो देता है। ऐसा तो है नहीं कि अपनी जेब से दे रहा है। तो ये जो लिया हुआ ऋण है, एक तरह से ये राजकोषीय घाटे पर इसको ऐड करना चाहिए कि भाई ये भी तो राजकोषीय घाटे का हिस्सा है, लिया हुआ ऋण। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, तो यही जो है आपका ऑफ बजट बोरोइंग कहलाता है। यानी कि ऋण ले कोई और रहा है, ऋण चाहिए किसी और को, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार को होती है। जैसे मान लो आपकी सिस्टर को ऋण चाहिए और आपने ऋण लिया, ठीक है, अब आपने ऋण लिया अपने नाम पर और दिया किसको, अपनी सिस्टर को दिया, और चुकता किसको करना है, आपको करना है। तो बोझ किसको पड़ रहा है, आप पर पड़ रहा है। तो भाई बोझ आप पर पड़ रहा है, तो इसको अपने बैलेंस शीट में आपको लिखना चाहिए ना, कि घाटे की स्थिति आपको खुद दिखानी होगी ना। तो यहाँ पे ये चीज, यही आपका ऑफ बजट बोरोइंग कहलाएगा। तो ये क्या है, पहला स्टेटमेंट कि उन उधारियों को सरकार के कुल ऋण में जोड़ा जाता है। तो बिल्कुल कुल ऋण में जोड़ा जाता है, लेकिन राजकोषीय हिस्से, इसको राजकोषीय घाटा का हिस्सा नहीं माना जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका बहुत विरोध भी किया जाता है, कि जो कि इसको राजकोषीय हिस्से का मानना चाहिए। या तो सरकार इसको अपने बजट में ऐड करे, या तो सरकार इसको अपने बजट में दिखाए, ठीक है, या फिर इसको राजकोषीय हिस्सा माने, राजकोषीय घाटा का हिस्सा, दोनों ही माना जाना चाहिए। एक तो बजट में दिखाए और फिर उसको राजकोषीय घाटे का हिस्सा, ताकि सरकार का हमें एग्जैक्ट उसके स्वास्थ्य का पता चलना चाहिए ना, कि कितना आय हो रहा है, कितना व्यय हो रहा है, कितना सरकार के ऊपर बोझ है, ठीक है। दूसरा भी देखिए, तो ये ऐसी वित्तीय देयता है जिनके लिए संपूर्ण मूलधन और ब्याज की चुकती सरकारी बजट से की जाती है। सरकारी बजट से की जाती है, लेकिन सरकार के बजट में ये इसको ऐड नहीं किया जाता, इसको लिखा नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला देखिए, नाम दिया है और अवस्थिति। तो माउंट टेम्बोरा कहाँ है दोस्तों, माउंट टेम्बोरा इंडोनेशिया में, फिलीपींस में नहीं है, तो पहला गलत हो गया। अनाक क्राकाटोवा ये भी इंडोनेशिया में ही है, जापान में नहीं है। और माउंट सेंट हेलेंस ये यूएसए में है, इटली में नहीं है। माउंट पिली जो है आपका मार्टिनिक द्वीप में है, कहाँ पे, मार्टिनिक द्वीप में। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। चारों गलत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कितने सही सुमेलित हैं, तो एक भी नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले सिंथेटिक मीडिया, अच्छा सिंथेटिक मतलब होता है कृत्रिम, ठीक है, तो कृत्रिम मीडिया पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। कभी कभी आप शब्द से भी आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम में। अब ऑप्शन देख लीजिए, चारों के चारों, एक तो इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन है कि मैं आपको पूरे स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी तो थोड़ा छोटा ही दिखेगा। अच्छा, मैं एक बार दो स्टेटमेंट एक बार दिखाती हूँ, फिर दो ऑप्शन उसके बाद दिखाऊंगी। तो ये दो ऑप्शन आप लोग पहले पढ़िए ध्यान से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी पढ़ लिया करिए अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो देखिए यहाँ पे तीसरा, इसमें डिजिटल कंटेंट जैसे कि चित्र हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ठीक है, तो बनाने या संशोधित करने के लिए उन्नत एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग शामिल होता है। तो ये क्या हो गया आपका, सिंथेटिक मीडिया में क्या होता है कि जो डिजिटल कंटेंट होते हैं, जैसे कि चित्र, वीडियो या फिर ऑडियो बनाने या फिर संशोधित करने के लिए इसमें उन्नत एआई टेक्निक का, उन्नत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है। यही जो है आपका क्या कहलाएगा, सिंथेटिक मीडिया, ठीक है। अगला देखिए, क्रय शक्ति समता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि ट्रिपल पी के आधार पर परचेजिंग पावर पैरिटी, इंग्लिश में परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ट्रिपल पी के आधार पर, सार्वजनिक निजी भागीदारी मत समझिएगा, पब्लिक पार्टनरशिप
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल पी के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरा, ट्रिपल पी के आधार पर मापी गई वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 5% से अधिक है। दूसरा है 2024 में ट्रिपल पी के संदर्भ में भारत की जीडीपी भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ठीक है। बताना है कितने कथन आपके सही हैं, ओके। तो ये क्रय शक्ति क्षमता क्या है दोस्तों, तो अलग अलग बास्केट लिया जाता है, फिर उस देश की मुद्रा, घरेलू मुद्रा ली जाती है, ठीक है, बराबर में, यानी कि यहाँ पे मान लो $10 लिया जाता है तो $10 के बराबर पैसा, रुपया, यहाँ पे जितना रुपया बनेगा $1 में मान लो 80-85 रुपया है, तो उसी आधार पे यहाँ पे यानी कि दोनों की मुद्रा जो है वैल्यू बराबर रखी जाएगी, तो एक बास्केट रखा जाएगा। अब जिस देश की मुद्रा, जिस देश की घरेलू मुद्रा से जितना ज़्यादा सामान खरीदा जाएगा तो उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी वो कहलाएगी। तो अगर हम बात करें, मान लो अमेरिकी डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है और भारतीय रुपया है, ठीक है, और भारतीय रुपया से हम लोग ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, तो यानी हम ये बात कहेंगे कि ट्रिपल पी के आधार पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ऐसे हम लोग मानेंगे। अगर हम लोग डॉलर में सामान, अगर वस्तु खरीद रहे हैं और रुपया में वस्तुएं हम लोगों ने ज़्यादा खरीदा और उसी उतने ही अनुपात में, यानी कि डॉलर रुपया क्योंकि बराबर रखा है हम लोगों ने, ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर है। घरेलू मुद्रा तो अपने भी देश की घरेलू मुद्रा है, ठीक है, यहाँ पे अगर $10 रखा है, मान लो $100, तो यहाँ पे हम 8,500 रुपये के करीब में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि $1 में लगभग 80-85 रुपये पड़ता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे 8,500 रुपये रखेंगे। तो यानी कि 8,500 रुपये में हम लोग देखेंगे कितना सामान खरीद पाए, और सेम वैल्यू, सेम सामान खरीदेंगे, ठीक है, सेम, ऐसा नहीं कि वहाँ अलग अलग, तो सेम खरीद, तो हम लोग देखेंगे कितना हम लोगों ने सामान खरीद लिया है इस 8,500 रुपये से, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे $100 में कितना सामान खरीदा है। तो जिस रुपये में, जिस मुद्रा से हम लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे उसको हम कहेंगे कि उस मुद्रा की जो क्रय शक्ति क्षमता है वो ज़्यादा है, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी जो है उस मुद्रा की ज़्यादा है। तो इस आधार पर हम लोग उस देश की घरेलू मुद्रा जो है उस देश की, ठीक है, जिस देश की घरेलू मुद्रा है उस देश की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि ट्रिपल पी के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं बल्कि पहले नंबर पे चाइना आता है। चाइना की जो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे यूएसए आता है और तीसरे नंबर पे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया आता है, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत जो है तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और वैसे अगर जीडीपी के आधार पे बात करें तो जीडीपी के आधार पे आपको बताना है कि भारत किस नंबर पे आती है, ठीक है, कि कितने नंबर पे भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जीडीपी के आधार पर। तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो गया क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे भारत। दूसरा कह रहा है कि ट्रिपल पी के आधार पर मापी गई वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 5% से अधिक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि 2024 में ट्रिपल पी के संदर्भ में भारत की जीडीपी भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। कितने स्टेटमेंट सही है, तो 2 स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, तो दिल्ली सल्तनत, ध्यान से पढ़िएगा, दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में उसने ईरानी देवी अधिकार के सिद्धांत की शुरुआत की, जिसमें कहा गया था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। प्रशासन के संदर्भ में उसने सुल्तान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने पर बल देते हुए सिजदा, जमीन बोसी, पेबोस जैसी फारसी दरबार की प्रथाओं को अपनाया। उसने मेवात और अवध में स्थानीय जनजातियों के विरुद्ध लौह मुष्टि नीति को अपनाकर विद्रोह को भी दबा दिया। उसने भारत में नौरोज उत्सव की भी शुरुआत की तथा उसके शासनकाल के दौरान अमीर खुसरो जैसे उल्लेखनीय कवि ने ख्याति प्राप्त की। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस शासक का वर्णन किया गया है, ठीक है, तो बताइए किस शासक का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके पास सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि लौह नीति अपनाई थी, ठीक है, लौह मुष्टि नीति किसने अपनाई थी, इस बेसिस पे भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। दूसरा कि नौरोज उत्सव की शुरुआत किसने की थी, इस आधार पर भी। और अमीर खुसरो जो है इसी के शासनकाल में बहुत ख्याति प्राप्त की थी, और इसने जो है सिजदा हो गया, जमीन बोसी हो गया, पैबोस जैसी फारसी दरबार प्रथाओं को भी इसने अपनाया था। तो ये किस शासक की बात कर रहा है, किस दिल्ली सल्तनत के शासक की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली बलबन के बाद, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के बारे में बता रहा है। चलिए अगला देखिए,
अगला है तटीय पुलिन तट और किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो देखिए इसमें ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, न कि तमिलनाडु में, तो यहाँ पे आपका गलत हो गया। वागाटोर की बात करें तो ये वागाटोर ये गोवा में है, ठीक है, गोवा में है। ऋषिकोंडा आंध्रा और वागाटोर, ग से गोवा याद रखिएगा, वागा तो ग भी आ रहा है व भी आ रहा है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे भी दूसरा गलत हो गया। और गहिर माता आपका उड़ीसा में ही है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट जो है सही है। तो केवल एक कथन आपका सही है, ठीक है। अगला देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा पैरा डिप्लोमेसी पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ये पैरा डिप्लोमेसी क्या है, तो कूटनीति में उपराष्ट्रीय सरकारों की भागीदारी पैरा डिप्लोमेसी कहलाता है। यानी कि मान लो कोई उपराष्ट्रीय सरकार है, ठीक है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आकर के भागीदारी सुनिश्चित कर रही है, तो इसी को पैरा डिप्लोमेसी पद कहा जाता है, ठीक है, पैरा डिप्लोमेसी कहा जाता है। अगला देखिए, व्हाइट हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पृथ्वी की परपटी पर प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। दूसरा, इसके जलने पर केवल जल ही उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर केवल शब्द दे दे कुछ, जैसे व्हाइट हाइड्रोजन के संदर्भ में, तो इस तरह की स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो इसको गलत नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल जल ही उत्पन्न होता है। तीसरा, यह ब्राउन हाइड्रोजन से अधिक स्वच्छ होता है। बताना है कितने कथन सही हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, ये आपको सभी हाइड्रोजन के जितने टाइप होते हैं पढ़ना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो यह पृथ्वी की परपटी में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसको व्हाइट हाइड्रोजन कहा जाता है, किससे, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। इसके जलने पे केवल जल ही उत्पन्न होता है, जो ब्राउन हाइड्रोजन होता है, इससे CO2 उत्पन्न होता है, जो हमारे एनवायरमेंट को प्रदूषित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि ये ब्राउन हाइड्रोजन से अधिक स्वच्छ है, तो बिल्कुल स्वच्छ है, क्योंकि ये जल ही उत्पन्न करता है जलने पर, जो ब्राउन हाइड्रोजन होता है जलने पर CO2 भी उत्पन्न होता है, अन्य पोल्यूटेंट्स भी उत्पन्न करता है। तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखिए, विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में IBRD कहते हैं, ठीक है, तो IBRD विश्व के वित्तीय बाजारों में धन जुटाता है। दूसरा, समृद्ध सदस्य देशों के योगदान से मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA को निधि प्राप्त होती है। तीसरा, विश्व बैंक सदस्यों को भुगतान संतुलन संबंधी संकट से निपटने में मदद करता है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो जो IBRD है, IBRD विश्व के वित्तीय बाजारों में धन जुटाता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ये विश्व बैंक का ही अंग है IBRD और IDA, 5 अंग है इसके, तो इनमें से 2 अंग ये दिया हुआ है IBRD और IDA, बाकी 3 अंग कौन से हैं आप पढ़ लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक के 5 कौन कौन से अंग है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देता है, और उनमें से भारत किन किन का सदस्य है ये भी आपको पढ़ना है, ओके। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, और IDA को जो है ये IDA को निधि प्राप्त होती है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि समृद्ध सदस्य देशों के योगदान से मुख्यतः IDA को निधि प्राप्त होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। लेकिन तीसरा कह रहा है कि भुगतान संतुलन संबंधी संकट से निपटने में मदद करता है, तो भुगतान संतुलन संबंधी संकट से निपटने में मदद करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF ऐसा करता है। वर्ल्ड बैंक जो है ऋण प्रदान करता है, लेकिन भुगतान संतुलन से संबंधित संकट में निपटने में मदद कौन करता है, तो IMF करता है, वर्ल्ड बैंक नहीं करता है। यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, केवल 1 और 2 कथन सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तो इको मार्क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है। दूसरा, इको मार्क केवल भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत अनिवार्य प्रमाणन प्राप्त उत्पादों को ही दिया जाता है, ठीक है। तो बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ऑप्शन देख लीजिए मेरे बच्चे, फिर आंसर करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, अगर इको मार्क योजना की बात करें तो इसे जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय मानक ब्यूरो के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इको मार्क योजना क्या होता है, इको मार्क क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, मतलब इको मार्क ऐसे प्रोडक्ट को प्रदान किया जाता है
जो पर्यावरण के अनुकूल जिनका निर्माण हुआ, यानी कि उसको बनाया गया हो, तो हम उसके बनाने के दौरान एनवायरनमेंट को कोई क्षति न पहुंची हो। इसके साथ ही इसके प्रयोग, जब इसका प्रयोग हो रहा हो, यानी कि इसके उत्पादन के दौरान पर्यावरण को क्षति न पहुंची हो। इसके अलावा इसके उपयोग के दौरान, और फिर जब लास्ट में ये उपयोग हो गया हो इसका, तो इसका निपटान के दौरान भी, इसके निपटान में भी पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे। तो ऐसे पदार्थों को, ठीक है, ऐसे उत्पादों को इको मार्क प्रदान किया जाता है। तो इसी इको मार्क योजना लाया गया था, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को इको मार्क के अंतर्गत रखा जाए, ठीक है, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को क्षति न पहुंचे। तो यहाँ पे संस्थाओं के नाम ध्यान रखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय मानक ब्यूरो के साथ साझेदारी में इसको क्रियान्वित किया जाता है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि इको मार्क केवल भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत अनिवार्य प्रमाणन प्राप्त उत्पादों को दिया जाता है, तो नहीं, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। इसको प्रमाणन जो है किन देखो मैं यहाँ पे गड़बड़ हो जा रही हूँ। देखो इसको प्रमाणित कौन करेगा, तो BIS प्रमाणन के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश द्वारा भी कुछ पदार्थों को जो है इको मार्क, कुछ उत्पादों को जो है प्रमाणन प्रदान किया जाएगा इको मार्क की योजना के तहत। यहाँ पे दूसरा जो है आपका गलत हो जाता है, केवल एक कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो राजवंश दिया है और संस्थापक, तो सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन थे, सिमुक थे। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त नहीं थे, यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजूल कटफिसेस, ठीक है, क से कुषाण, कुषाण और क से कुजुल, ऐसे याद कर लो, जो कंफ्यूजन जिन लोगों को होती है तो वो नहीं होगी, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। तो पहला और तीसरा सही था, कितने सही हैं, तो केवल 2 सही हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 रिपोर्ट जारी की है, तो विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 रिपोर्ट जो है विश्व व्यापार संगठन ने जारी की है। व्यापार से रिलेटेड है तो विश्व व्यापार संगठन ने जारी किया होगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने बुकर पुरस्कार जीता, तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, फिर आंसर करते हैं। तो बुकर पुरस्कार जो है मेरे बच्चे सलमान रुश्दी, अरुंधति राय और अरविंद अडिगा, ठीक है, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय और अरविंद अडिगा ने जीता है। अमिताभ घोष ने नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए, ये बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किस राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि यह राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट फोकस करने के लिए क्या कह रहा है कि सिंधु और जास्कर नदियाँ इसकी सीमाओं से होकर प्रवाहित होती हैं। हमने आपको बताया है कि कोई राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और जाता है जब वहाँ से कोई नदी होकर के गुजरती है या प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यहाँ सिंधु और जास्कर नदियाँ इसकी सीमाओं से होकर प्रवाहित होती है। यह भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। अच्छा, ऐसा कौन सा उद्यान है भाई, बताएं, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। शुष्क वन पाए जाते हैं यहाँ पर, देवदार, अल्पाइन वन देखने को, अल्पाइन वृक्ष देखने को मिलेगा, देवदार देखने को मिलेगा, टुंड्रा क्षेत्र यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। यहाँ से सिंधु और जास्कर नदियाँ जो है इसकी सीमा से होकर गुजरती है। चलिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरा, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तीसरा, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत की पहली मरीन एलीट फोर्स गठित की गई थी। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। और इसके साथ ही जो है मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जैव विविधता के संरक्षण के लिए, यानी कि इस बायोस्फीयर रिजर्व
में यहाँ की जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत की पहली मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में जो जैव विविधता देखी गई है, जो जैव विविधता पाई जाती है, यहाँ की जैव विविधता के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो ड्यूगोंग है, शायद इसको हिंदी में समुद्री गाय कहते हैं, तो यहाँ पे ड्यूगोंग देखने को मिलेगा आपको, व्हेल शार्क मछली देखने को मिलेगी, समुद्री घोड़ा हो गया, हॉक्सबिल हो गया, डॉल्फिन हो गया, समुद्री खीरा और फ्लेमिंगो। ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ्लेमिंगो और ड्यूगोंग देखने को मिलेगा, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित पहलों में से कौन सी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक है। ठीक है, तो पहला कह रहा है हर खेत को पानी, दूसरा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, तीसरा प्रति बूंद अधिक फसल, चौथा जल संभर विकास। बताना है कि कौन सा कथन सही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक के रूप में कौन कौन से शामिल हैं। तो दोस्तों ये चारों ही शामिल हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक के रूप में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसको शुरू कब किया गया था, तो 1 जुलाई 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि लंबी दूरी के डेटा संचरण के लिए तांबे के केबल की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेटा संचरण के लिए जो तांबे का केबल होता है, इसकी तुलना में ऑप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर तांबे के केबलों की तुलना में उच्च बैंड विड्थ प्रदान करते हैं और ये लागत प्रभावी होते हैं। अच्छा, क्या ये जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ये लागत प्रभावी होते हैं, बताओ। बहुत टेक्निकल, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स रखेंगे ना एग्जामिनर कि आपको लगेगा कि यार ये क्या, लेकिन जिन्होंने इस कुछ वर्ड को पकड़ लिया ना, कुछ शब्द को पकड़ लिया, कुछ गलतियों को पकड़ लिया, तो आंसर एग्जैक्टली कर ले जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ पढ़े ही हो, कुछ अपने दिमाग यूज़ करके भी उसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि भाई जो तांबे के केबल होते हैं इसकी तुलना में ऑप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी जाती है डेटा के संचरण के लिए, लंबी दूरी के डेटा के संचरण के लिए। लेकिन ये लागत प्रभावी होता है क्या ऑप्टिकल फाइबर? नहीं भाई, बड़ा महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे अगर लागत प्रभावी होता है तो हर जगह आपको देखने को मिलता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, अगला देखिए, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पद कीलिंग कर्व किससे संबंधित है, बताएं कीलिंग कर्व किससे संबंधित है। तभी हाल ही में देखे होंगे दोस्तों न्यूज़ में कि बहुत घने जंगलों में आग लग रही है। ठीक है, जिससे कि वहाँ के जानवरों को बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है, जानवर मारे जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ की प्रजातियाँ धीरे धीरे कुछ जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड में थी आयुसीएन के, वो भी उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो ये किलिंग कर्व क्या है, तो आपको पता होगा जंगलों के जलने से बहुत सारे गैसेस निकलती हैं, तो CO2 भी निकलता है। यही जो है CO2 की सांद्रता जो है दीर्घकालिक अभिलेख से संबंधित है, यानी कि हमारे वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी को जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो ये कीलिंग कर्व बनता है, उसी को कहते हैं, इसी को जो है कीलिंग कर्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से तरीकों का उपयोग किया गया था। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़िए मेरे बच्चे। पहला स्टेटमेंट दिया है, सरकारी अदालतों, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करके ब्रिटिश भारत के साथ सहयोग न करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे चरमपंथियों की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है स्वदेशी को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा की शुरुआत और प्रचार प्रसार। चौथा, सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन और हड़ताल। ठीक है, तो चरमपंथियों का संदर्भ में ये चारों ही स्टेटमेंट सही है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत डिटेल में बताना है। इतना तो सब लोग पढ़े होंगे कि नरमपंथियों और चरमपंथियों में दोनों में क्या फ़र्क था, दोनों ब्रिटिश सरकार के प्रति उनका किस तरह से व्यवहार था, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है,
तो जो चरमपंथी थे ये थोड़े उग्र मिजाज के थे, ठीक है। ये ब्रिटिश अपनी आज़ादी के लिए, अपनी मांगों के लिए ब्रिटिश के साथ रिक्वेस्ट जैसा भाव नहीं रखते थे कि वो उनसे मांग करेंगे और फिर ब्रिटिश सरकार उसको पूरा करेगा, तो इसमें ये विश्वास नहीं करते थे। ये इनको लगता था कि अपने अधिकारों को मांगना नहीं है, अपने अधिकारों को छीनना है, और छीनने के लिए हमको भाई हड़ताल करना पड़े तो हम हड़ताल भी करेंगे, विरोध करना पड़ा हम विरोध भी करेंगे। तो इनकी ये भावना थी, ठीक है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। इन्होंने अपने देश में जो स्वदेशी विकास था उसको बढ़ावा दिया, स्कूलें खोलें, कॉलेजेस जो सरकार, जितने ब्रिटिश सरकार की स्कूल कॉलेजेस थे उसको बहिष्कार किया, और अब स्थानीय स्तर पर यानी कि अपना खुद का स्कूल कॉलेजेस खोला। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। और इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। इन्होंने कोशिश किया कि अपने जो क्षेत्र की जो स्थानीय परंपराएं हैं, जो हमारे अपने खुद की व्यवसाय है, उसको शुरू करना है, अंग्रेजों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब सही हो गया। आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं वीवीपैट, का पूर्ण रूप से उपयोग वर्ष 2014 में लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मे भी इस बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने रख सकता है। दूसरा कह रहा है कि अब तक का सर्वाधिक मतदान 17वीं लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 में दर्ज किया गया। तीसरा कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वाधिक मत जो है 1984 लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को प्राप्त हुआ था। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। तो देखिए मेरे बच्चे, पहला कथन कह रहा है कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का पूर्ण रूप से उपयोग 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। 2014 नहीं बल्कि 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में हुआ था। वैसे इसके पहले गोवा के विधानसभा चुनाव में हुआ था प्रयोग, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात कर रहा है तो यहाँ पे 2019 में हुआ था पहली बार वीवीपैट का प्रयोग, ठीक है। वीवीपैट क्या होता है, जैसे कि आप लोग वोट देने जाते हो ईवीएम पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो यहाँ पे जब आप वोट देने जाते हो तो कम से कम आपको पता चलना चाहिए कि आपने जिसका बटन दबाया आपको उसी को वोट मिला है या नहीं। तो ये वीवीपैट क्या करता है, एक तरह का पारदर्शी, इस तरह का कुछ पारदर्शी डिस्प्ले होता है, जिसको आपने वोट दिया उसकी पर्ची कटी और वो पर्ची जो है आपको 7 सेकेंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 सेकेंड के लिए आपको दिखाएगा। सत्यापित करता है ये कि आपने जिसको वोट दिया है उसी को आप वोट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वीवीपैट सत्यापित करने का काम करता है कि जिसने आपने जिसे वोट दिया उसी को गया। फिर ये जो वोट जो पर्ची कटती है, ठीक है, 7 सेकेंड के लिए आपको दिखेगी, फिर उसके बाद जो है एक सील बंद डिब्बा होता है उसमें गिर जाता है, ठीक है। तो फिर बाद में यही काउंट होता है, ठीक है। तो फिर जिससे रिजल्ट घोषित होता है बाद में। तो यहाँ पे पहला आपका गलत हो गया क्योंकि 2014 में 2019 में घोषित किया जाता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि अब तक का सर्वाधिक मतदान 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में दर्ज किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है आपका कि अब तक का सर्वाधिक मतदान 17वीं लोकसभा यानी 2019 में दर्ज हुआ था। और तीसरा स्टेटमेंट दिया कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वाधिक बहुमत जो है, ठीक है, बहुमत की बात करें तो सर्वाधिक बहुमत जो है लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को प्राप्त हुआ था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जब चुनाव हुई थी तो यहाँ पे तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, तो कितने काकोरी रेल कांड में गिरफ्तार हुए लोगों के समर्थन में था। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि काकोरी रेल कांड में कौन कौन से संबंध है, बल्कि काकोरी रेल कांड में जो गिरफ्तार हुए थे हमारे कुछ क्रांतिकारी, उन क्रांतिकारी लोगों के समर्थन में कौन कौन आया था। तो मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, आचार्य नरेंद्र देव और लाला लाजपत राय, ये सभी लोग आए थे। इनका समर्थन किया था काकोरी रेल कांड के जो क्रांतिकारी थे उनका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और काकोरी कांड कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। कौन कौन काकोरी कांड में जुड़े थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आज हम लोग 48 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज हम 32 टेस्ट नंबर ग्रुप में शेयर करेंगे विथ आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आपको ईमानदारी से, मैं फिर बोलती हूँ कि आपको ईमानदारी से इस टेस्ट पेपर को लगाना है और चेक करना है कि आपका कितना राइट हो रहा है, कितना रॉन्ग हो रहा है और आपने कितना अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो ये ईमानदारी आपका अपने स्वयं के प्रति है,
देखते हैं आप कितना ईमानदार है। और आंसर आप लोग को आप कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, शर्माना नहीं है, ठीक है। शर्माना उसे चाहिए जो कोई घिनौना काम करे, कोई गलत काम करे। आप सही काम कर रहे हो, सही काम करने से शर्माना नहीं है, ठीक है। तो सही काम करें, रिजल्ट भले थोड़ा आए कम आए कोई बात नहीं, उसे लोगों को बताना है कि मैंने सही काम किया, मैंने शुरुआत की, तो मुझे इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे खुश होना है, ठीक है। तो अपनी छोटी सी जब भले रिजल्ट ज़्यादा या कम आए, आपने मेहनत किया और मेहनत कर रहे हो, तो रिजल्ट कम आ रहा है आज, इसे भी सेलिब्रेट करिए। कल यही रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा, तो उसको भी सेलिब्रेट करना है। तो अपने हर एक पल को, अपने हर एक मेहनत की किए हुए रिजल्ट पर खुशियाँ मनाइए, ठीक है। शर्माइए नहीं। गलत कामों के लिए, घिनौने कामों के लिए आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, अच्छे कामों के लिए नहीं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक टेस्ट नंबर 32 के लिए। ओके, टाइमर लगा के टेस्ट पेपर सॉल्व करिएगा, बहुत दिमाग ठंडा होके ऐसा फील करिएगा जैसे आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक बच्चे।